अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं खावर रशीद। ज़मी चौधरी साहब किसी काम के लिए गए हुए हैं, जैसे वो आएंगे तो वो अपनी हाज़िरी यहाँ देंगे। तो आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं इसका टाइटल है फेस टू फेस, आगे कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। ये रिजवान सर के चैनल से है, तो जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब इससे ज्यादा अग्नि परीक्षा तो नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते। ये अब्दुल पंचर वाले को बेचारे को कोई मतलब नहीं है। अब्दुल पंचर वाले को टारगेट करना बंद करो, रहीम ठेले वाले को टारगेट करना बंद करो, क्योंकि ये सब मौलाना बिके लोग हैं। इनका ना ज़मीर है, ना इनका ईमान है, ना पढ़ा लिखा है मुसलमान का ज़मीर है, ना ईमान है। दो दो कौड़ी में ये बिकते हैं, दो दो कौड़ी में अपना ईमान बेचते हैं। इन्हें कौम से कोई लेना देना नहीं। फिर नरेंद्र मोदी अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाए, कहीं शांतानु इधर आओ, आप ऐसा करिए कि इन सबके नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है, और इनके काम नहीं रुकने चाहिए। सारे मौलाना जाते हुए मोदी के हाथ चूम के जाएंगे। जो वो ऊपर वाले हैं, उन्होंने ही इस कौम का नैरेटिव सेट। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे जनाब? सबसे पहले तो मुझे बहुत से लोग इनबॉक्स ये लिख रहे हैं कि सर अब आपके नोटिफिकेशन आने बंद हो गए हैं, हम आपकी वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो मुझे इसका, मैं इतना सैवी नहीं हूँ कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि नोटिफिकेशन आपको क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने अपने एडमिन से बोला था, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप ये बोल दीजिए कि एक बार वो फिर से अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें तो शायद नोटिफिकेशन आने लगें। और एक वो बेल आइकन भी होता है, वो बेल आइकन दबाओ। ऐसी चीज़ मुझे बड़ी बुरी अजीब लगती है। तो लेकिन मैंने बोला है कि भाई वो बना के मेरे वीडियोस के आगे डालो, क्योंकि हमें ये यूट्यूब देखने पर पता चला कि अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन प्रायोरिटी पर मिलता है। अब आई डोंट नो हाउ फार आई एम राइट और रॉन्ग, और इसका कोई इनपुट आप अगर मुझे दे सकें कमेंट में तो मुझे बता दीजिएगा कि मेरे नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहा है। एनीवे, मुद्दे पर आते हैं। हमारे कोई निशांत सिंह भाई हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा इनबॉक्स कि सर क्या आप इसको एनालाइज करके बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी से जो ये सेकुलर लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं, तथाकथित सेकुलर लोग हैं, ये चिढ़ते क्यों हैं, वाई दे हेट हिम। तो अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा इस पर थोड़ा सा वर्क करूं। तो मैंने उनको बोला कि ओके, आई विल गेट बैक टू यू। सो इस पर ये मेरा एक टेक है, मेरा 20 साल का इस पर जो मैंने वर्क किया मोदी पर, मोदी जी पर, हाउ ही ग्रू एंड केप्ट ऑन ग्रोइंग। सो उस पर मेरा निशांत सिंह भाई, आप मेरा जवाब सुन लीजिए। आपने एक सवाल पूछा था। देखिए दोस्तों, अक्टूबर नवंबर 2001 में केशु भाई पटेल जी के बाद नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बनते हैं। 3-4 महीने बाद ही गोधरा कांड होता है, उसके बाद अहमदाबाद कांड होता है, और उसमें क्या होता है सबको पता है, ठीक। सो नंबर 1 माई टेक इज़ कि एग्रीड ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, बट वो उस टाइम 4 महीने पुराने चीफ मिनिस्टर थे। 3 दिन में रॉयट्स को कंट्रोल किया गया, आर्मी को भी बुलाया गया, और पूरा अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखें, हाँ कुछ बातें उस टाइम एज ए चीफ मिनिस्टर मोदी जी के मुंह से जो निकल गई थी वो थोड़ी आपत्तिजनक थी, लेकिन फिर भी द रॉयट्स व कंट्रोल। और गुजरात में ऐसा नहीं है कि वो पहली बार रॉयट हुए थे, उससे पहले भी रॉयट्स होते रहते थे। और नरेंद्र मोदी जी भी कोई उससे पहले कोई एक एडमिनिस्ट्रेट या कोई किसी पोर्टफोलियो पर एज एन लॉ मेकर नहीं रहे थे, दैट ही न्यू हाउ द स्टेट मशीनरी वर्क्स। गोधरा कांड के 3 दिन बाद या 3 दिन से कुछ कम, 60 घंटे या 72 घंटे बाद रॉयट्स शुरू होते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि द अहमदाबाद रॉयट्स वर प्लान्ड, गुजरात सूरत रॉयट्स, तो जब दोस्तों प्लानिंग हो रखी होती है, और जो विश्व हिंदू परिषद का इतना बड़ा गढ़ था गुजरात, तो अगर आज शाम को 5 बजे गोधरा कांड हुआ था
तो रॉयट 3 घंटे बाद शुरू हो जाने चाहिए थे, उसी रात शुरू हो जाने चाहिए थे। मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना गोधरा जस्टिफाई हो सकता है, ना अहमदाबाद सूरत जस्टिफाई हो सकता है। इट वॉज ए ह्यूमिलेशन, नो डाउट अबाउट इट। बट गोधरा कांड के बाद हमारे मुस्लिम भाइयों ने फिर वो ये गलती करी जो वो हमेशा से करते आए हैं। गोधरा कांड के बाद मुस्लिम के 2 तरह के ओपिनियन सामने आए। एक, मुस्लिम उस पर चुप हो गया। दूसरा, मुस्लिम ने कहा कि ये साजिश है, नरेंद्र मोदी की साजिश है, वीएचपी की साजिश है, आरएसएस की साजिश है। ठीक, अब मैं ये नहीं कहता कि इसी वजह से रॉयट हुए, पर हाँ, गोधरा के बाद अगर मुस्लिम प्रोएक्टिवली आगे आते, उसकी निंदा करते, ठीक, तो शायद सूरत अहमदाबाद की जो हिस्ट्री है रॉयट्स की, वो शायद थोड़ी बदलती। पर एनीवे, उसके बाद गुजरात में 2002 में इलेक्शंस होते हैं। एक आइडिया था सो कॉल्ड देश की सेकुलर ताकतों का, फिर इसमें अटल जी भी बोल देते हैं कि वो राजधर्म निभाना चाहिए वगैरह वगैरह। नरेंद्र मोदी पे हर तरफ से अटैक हो रहे होते हैं, इंटरनेशनल अटैक हो रहे होते हैं, बीजेपी में भी इंटरनल अटैक्स नरेंद्र मोदी पर हो रहे होते हैं। केशु भाई का धड़ा बहुत एक्टिव हो जाता है कि इस आदमी को अब हटाना चाहिए बिकॉज ही हैज़ फेल्ड द स्टेट एंड ह्यूमैनिटी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बीइंग द चीफ मिनिस्टर। तो जो तथाकथित सेकुलर ताकतें थीं और जो देश के मुस्लिम्स थे, उनको ये यकीन था कि 2002 में नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीतेंगे, पर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं। ठीक, फिर लोगों ने कहा कि इट वॉज बिकॉज ऑफ डिविसिव पॉलिटिक्स, इस टाइम वोट पोलराइज हो गया था वगैरह वगैरह। 2002 के बाद 2007 आते आते गुजरात में एक भी रॉयट नहीं होता, एक भी आदमी नहीं मरता, एक भी दुकान नहीं चलती। फिर ये सेकुलर ताकतें और मुस्लिम भाई बोलते हैं कि एक बार तो हो गया, अब मोदी नहीं जीत सकता। मोदी 2007 में जीत जाते हैं। फिर सेकुलर आदमी कहता है कि मोदी नहीं जीत सकता, मोदी 2012 में जीत जाते हैं। लेकिन 2007 में और 2012 में गुजरात मॉडल की वजह से मोदी जीतते हैं। इन दोनों इलेक्शन से पहले मोदी जी किसी भी तरह का पोलराइजेशन ऑफ वोटर नहीं करते हैं। अब 2012 में मोदी जी को लगभग डिक्लेयर कर दिया जाता है कि 2014 में ये पीएम कैंडिडेट होंगे। तो वो याद होगा आप लोगों को मणिशंकर का बयान। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं कि ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मौत का सौदागर वगैरह वगैरह। इस 12 साल नरेंद्र मोदी पर बहुत अटैक होते हैं। कांग्रेस भी उनको मौत का सौदागर बोलती है, सोनिया भी बोलती हैं। तो पीपल, द सेकुलर फोर्सेस ऑफ दिस कंट्री एंड द मुस्लिम्स ऑफ द कंट्री ये समझ नहीं पा रहे होते कि ये बार बार नरेंद्र मोदी कैसे जीत रहा है। 2004 में यूपीए आ जाती है, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गुजरात रॉयट्स का पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर एसआईटी बनती है, सुप्रीम कोर्ट एसआईटी को मॉनिटर करता है, यूपीए की सरकार होती है। अब इससे ज़्यादा अग्नि परीक्षा तो नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता था। आज की तारीख में भी जब कोई आदमी छोड़ दिया जाता है, जब किसी को हाई कोर्ट छोड़ देता है या सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता है, जिसको एनआईए ने जेल में डाला हो आतंकवादी बता के 2 साल बाद 4 साल बाद, तो एकदम से लोग कहते हैं कि देखो कोर्ट ने न्याय कर दिया, इसको गलत फंसाया गया था। तो वहाँ पर हम लोग जो तथाकथित सेकुलर ताकतें और मुस्लिम भाई हैं, कोर्ट की बड़ी इज्जत करते हैं। तो यार अगर हम वहाँ इज्जत करते हैं तो हम यहाँ पर भी तो इज्जत करें कि यूपीए की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को मॉनिटर किया और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली। हाँ, एज अ चीफ मिनिस्टर वो और भी अगर कुछ कर सकते थे, तो आई हैव नॉट बीन चीफ मिनिस्टर, तो मैं नहीं बता सकता और क्या क्या कर सकते थे। बट हाईएस्ट टेम्पल ऑफ जस्टिस से नरेंद्र मोदी को इनोसेंट करार, बेकसूर करार दिया गया। फिर भी यही कांग्रेस वाले उनको मौत का सौदागर बोलते रहे। सो मोदी वॉज ग्रोइंग अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ दिस नेशन। मोदी इस देश की राजनीति में बढ़ रहे थे, तो जो इस देश में राजनीति का चलन था, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का, उसके विपरीत बढ़ रहे थे।
और तथाकथित सेकुलर ताकतें और मुस्लिम भाई हमारे ये 2002 में, 2007 में, 2012 में ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये आदमी बढ़ कैसे रहा है। पर 2014 में इन सेकुलर ताकतों को ये यकीन हो गया था कि मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ऑल इंडिया लेवल पर जो सेकुलर हिंदू है या स्प्रेड नॉर्थ कॉ बेल्ट में जो मुस्लिम वोट है वो इसको किसी भी कीमत पर नहीं पड़ेगा, सेकुलर का वोट नहीं पड़ेगा, बुद्धिजीवी हिंदू का वोट नहीं पड़ेगा वगैरह वगैरह। और वो गुजरात की बात अलग थी। अब ये राष्ट्र की पॉलिटिक्स में ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब साहब वो फिर प्रधानमंत्री बन गए 2019 में, फिर प्रधानमंत्री बन गए 303 सीट लाके। तब भी ये था कि एंटी इनकम्बेंसी बड़ी स्ट्रांग है। सो बेसिकली इस देश में 70 साल से जो पॉलिटिक्स का चलन था, इससे पहले सिर्फ अटल जी ने वहाँ पे सरकार बनाई थी, वो भी 20 घटक दलों को एनडीए लेके बनाई थी। और उस 20 घटक दलों में भी बहुत से ऐसे घटक दल थे जिनको मुस्लिम्स वोट करते थे। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम हिंदू महासभा 1915-16 और 1925 आरएसएस के बाद 80-90 साल बाद एक प्योर जनसंघ आइडियोलॉजी का आदमी अपनी शर्तों पे बिना कोई अपीजमेंट करे, बिना कोई बीच का रास्ता निकाले, अपनी शर्तों पे बढ़ता जा रहा था और बढ़ता जा रहा है। सो ये एक ऐसी चीज़ थी जो देश की सेकुलर ताकतें, देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, हमारे मुस्लिम भाई इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। ठीक, अब हम फिर से पीछे रिवाइंड करके 1947 में चलते हैं। बंटवारे के बाद जब आज़ादी की लड़ाई का हलवा हम मुसलमान भाइयों ने अपना हिस्सा उसमें से ले लिया, एक देश ले लिया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, हरा झंडा ले लिया, शरीयत ले ली, चांतारा ले लिया, मुसलमान कायदे आज़म ले लिया, मुसलमान प्रधानमंत्री ले लिया, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो ये कोटा तो हम आज़ादी की लड़ाई से लेके चले गए, आज़ादी की लड़ाई की दुहाई दे के हम लड़े भी थे, कोई डाउट नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, चलिए भाई लेके चले गए। पर नेहरू जी की अपीजमेंट पॉलिसी की वजह से, जिसके 2-4 कारण हो सकते हैं, इस पर कभी और विस्तार में बात होगी, यहाँ के मठाधीश मुस्लिम को, मेन मठाधीश मुस्लिम तो पाकिस्तान चले गए, पर यहाँ जो बचे, जो कंफर्ट जोन की वजह से बचे, प्रॉपर्टी यहाँ पर थी इस वजह से बचे, उनकी प्रॉपर्टी के पैसे नहीं मिल रहे थे इस वजह से बचे, कुछ इस वजह से रुके, उनको वाकई भारत से प्यार था, और बहुत से यहाँ मजबूरी में रुके, ये सोच के रुके कि जैसे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि बाद में पाकिस्तान चले जाएंगे। उन लोगों को नेहरू जी के एटीट्यूड से ये लगा सन 55 में, जब ये फाइनल हो गया कि हिंदू लॉ कॉडिफाई होगा, मनुस्मृति डस्टबिन में डाल दी जाएगी, लेकिन शरीयत को डिस्टर्ब नहीं करा जाएगा, उनको लगा यार इस देश में तो अभी भी हमारी मठाधीशी चल रही है, ये देश क्या बुरा है, एक वो तो ले ही लिया, यहाँ पर भी भगवती करो, यहाँ पर भी बकैती करो पॉलिटिकल नज़रिए से। और मुस्लिम्स को ये बिलीव हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि यार जिसको फिर आरएसएस बर्बाद हो चुकी थी, एंटी ब्राह्मण रॉयट हो चुके थे, गांधी जी की हत्या हो चुकी थी, सावरकर जी उसके नाथूराम गॉडसे, तो जनसंघ तबाह थी, चुनाव में 1-1.5% वोट पड़ता था जनसंघ को। तो मुस्लिम्स को इस बात को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये यकीन हो गया था कि यार इस देश में भी जो सरकार बनेगी वो हमारी वोट से बनेगी, हमें सेट करके चलो तो तुम्हें पावर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सो नरेंद्र मोदी इज द ओनली पर्सन जिसने इस नरेटिव को ब्रेक किया विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द आइडियोलॉजी ऑफ जनसंघ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर मी एज अ कमेंटेटर एंड यू एज अ लिसनर। आप भी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, मेरी ही तरह मुझसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये चीज़ मुस्लिम्स को आज तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हजम नहीं हो रही है कि यार ये फाइनली वो हालात आ गए कि हमारे वोट के बिना भी गवर्नमेंट बन सकती है। वेस्ट बंगाल के चुनाव में मुस्लिम्स को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई, एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई कि हाँ भाई, हम जिसकी तरफ एक मत होके वोट डालेंगे हम उसको हरा सकते हैं। ये एक मुस्लिम्स के लिए सिल्वर लाइनिंग हो गई वेस्ट बंगाल का चुनाव। तो मुस्लिम्स को ये बात यकीन थी। तो ये मिथ भी नरेंद्र मोदी ने तोड़ा, और यही अफसोस, यही गम, यही चिढ़ मुसलमान को आज तक मजबूर करता है कि वो नरेंद्र मोदी को से चिढ़ा हुआ है। अब मैं आता हूं 2002 पे।
जब भी आप किसी मुसलमान से बात करें वो 2002 की बात करेगा, सुप्रीम कोर्ट है, SIT वैसाइटी की बात नहीं करेगा, वो कहता है भाड़ में जाए सुप्रीम कोर्ट। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को मरवाया, दैट्स ऑल, उसको ये बात पता है। आपको पता है इसका रीज़न क्या है? इसका सिंपल सा रीज़न ये है, ये रॉयट वॉइट कोई रीज़न नहीं है, बता रहा हूँ आज, कोई रीज़न नहीं है। नरेंद्र मोदी ने, जो मैंने पहले बोला कि जनसंघ की आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने नेशनल लेवल पर ये सारी प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी की मैं सॉल्व कर सकता हूं। नरेंद्र मोदी अगर ये प्रॉब्लम है तो नरेंद्र मोदी मुझे फ़ोन करें कि भाई रिजवान मुझे बताओ, तो मैं उनको बता दूंगा ऐसे 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 कर लो, 3 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, गुजरात लोग सब भूल जाएंगे। नरेंद्र मोदी को नेशनल लेवल पर 150 आलिम उलेमाओं को सेट करना चाहिए, लिस्ट बनवा लो नेशनल लेवल पर जो बड़े बड़े अर्ज के हैं, और 50 तथाकथित बुद्धिजीवी, सेलिब्रिटी, ये पत्रकार, सबा नकवी टाइप, इनके पिताजी के टाइप, है ना, इनको सेट करना चाहिए। मैंने ओनली 200 पीपल, सबको फ़ोन जाए कि रोज़ा इफ्तार इस बार दिल्ली में है और नरेंद्र मोदी जी ने आपको इनवाइट किया है, टिकट्स गवर्नमेंट दे दे, एयरपोर्ट पे सरकारी गाड़ी इन लोगों को रिसीव कर ले, दिल्ली एयरपोर्ट पे ये लोग सब नरेंद्र मोदी के रोज़ा इफ्तार में आ जाएं, 200 लोग। नरेंद्र मोदी भी शॉल वॉल डाले हों, ठीक है, साफ़ा वाफ़ा डाले हों, टोपी वोपी लगाए हों, ठीक है, खूबसूरत लगेंगे टोपी लगा के, अब तो और दाढ़ी वाड़ी हो गई है। फिर सबको रोज़ा इफ्तार कराया जाए, फिर नरेंद्र मोदी अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाएं, कहीं शांतानु इधर आओ, आप ऐसा करिए कि इन सबके नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है, और इनके काम नहीं रुकने चाहिए, सबके काम होने चाहिए, ठीक है, और भाई आप लोग अपने अपने नंबर इनको शांतानु जी को लिखा दीजिए, वो सब अपने नंबर लिखा देंगे। सारे मौलाना जाते हुए मोदी के हाथ चूम के जाएंगे, फिर शांतानु जी को फ़ोन आने शुरू होंगे, भैया वो हमारे ये सब NGO मौलाना हैं, सबकी NGO चलती हैं, उसी NGO के दम से ये सऊदीया से ज़कात लेके आते हैं कि सर हमारा वो एक काम फंसा हुआ है मदरसे का, वो 40 लाख रुपए फंसे हुए हैं। अच्छा, मिल गए 40 लाख रुपए साहब, वो हमारा एक मुसाफिर खाना बन रहा था, उसके लिए अगर 1 बीघा ज़मीन मिल जाती, कहीं हाँ ठीक है, वो भी मिल गए। हमारे एक भतीजे का पेट्रोल पंप फंस गया था, अरे नहीं, एक गैस की एजेंसी फंसी हुई है, अरे लीजिए 150 को, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये दे दीजिए। अब जो बच्चे 50 बुद्धिजीवी, उसमें जैसे नसीर भाई हो गए हमारे, उनको एक नेशनल अवार्ड दे दीजिए। शबाना आज़मी को क्या बनवा दें, सेंसर बोर्ड का बनवा देते हैं, सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बना दीजिए। सबा नकवी को प्रेस क्लब की कोई पोस्ट दे दीजिए। इसी तरह से 50 ही बुद्धिजीवियों को, किसी को, वो लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह भाई हैं, उन्हें, उनके भी बयान आते हैं, भाई बड़े आदमी हैं, VC रहे हैं, हम तो छोटे आदमी हैं ख़ानदान के, उनको नागालैंड का वो बना दीजिए, क्या बनवा दें, गवर्नर बनवा देते हैं, उनको नागालैंड का गवर्नर बनवा दीजिए तो ये 200 लोग सेट कर लीजिए। ये जो नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में लैपटॉप, और मुसलमानों को गैस का सिलेंडर मिला, मुसलमानों को घर मिले, जब विकास आएगा तो मुसलमान को भी मिलेगा, जब सड़क बनेगी उसमें मुसलमान भी चलेगा, ये निहायत ही बेवकूफ़ी की बातें हैं मुसलमान को सब कुछ नहीं चाहिए, ये GDP VDP मुसलमान सिर्फ चिड़ में आपसे बात करता है, इसकी बोलता है, तो ऐसा बनवा दीजिए, इन 200 का सेट कर लीजिए। इसी तरह शिवराज पाटिल जी से, योगी जी से कह दीजिए कि तुम जो छोटे अर्ज के नेता हैं, तुम राज्य स्तर पर उनको सेट कर लो, जो थोड़े छोटे स्तर के नेता वो हैं बुद्धिजीवी, उनको राज्य स्तर पे तुम इसी तरह सेट कर लो, उनके काम नहीं रुकने चाहिए छोटे मोटे, बस सारी चिड़ खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। यही राष्ट्र स्तर पे 150 मौलाना और 50 बुद्धिजीवी, और राज्य के स्तर पर 150 मौलाना और 50 बुद्धिजीवी पूरी कौम का मामू बना देंगे इंदिरा गांधी ने पूरी कौम को सेट नहीं किया था, इंदिरा गांधी ने बस ऐसी मौलानाओं को सेट किया था, किसी के रोज़ा इफ्तार हो गया, किसी के इमाम बुखारी के काम नहीं रुके, उनके रिश्तेदारों को टिकट मिल गया, कोई दूर के MLC बन गए, किसी को, यही
तो आपको मुसलमान को कोई विकास नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। लड़की को हमने स्कॉलरशिप दी, मुसलमान लड़की को ये दिया, अरे इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब तक आप इन मठाधीशों को सेट नहीं करेंगे, इन पे आप जिम्मेदारी छोड़ दीजिए कौम का बेवकूफ़ बनाने की। इनसे अच्छा नरेंद्र मोदी जी आप कौम का बेवकूफ़ नहीं बना सकते, कौम को खुश नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी आप इन पे दीजिए। जैसे कांग्रेस ने मौसना की दवाई को दे रखी थी, वेस्टर्न यूपी की जिम्मेदारी। रॉयट होते थे, मौसना की दवाई जाती थी, सबके आंसू पोंछती थी टिश्यू पेपर से। सेक्रेटेरिएट सर्किट हाउस में सबको बुलाया जाता था। बिकॉज मैं मेरठ का हूँ, मुझे पता है कैसे वहाँ हैंडलिंग हुई है। आई हैव ऑलवेज बीन एन अवेयर सिटीजन, नहीं, आई हैव बीन एन अवेयर चाइल्ड। एज अ चाइल्ड आई वॉज वेरी अवेयर। सर्किट हाउस में सबको बिठाया जाता था, किसी को 5 लाख उस ज़माने में मिलता था, किसी को 2 लाख मिलता था, सब जाके सबको समझा देते थे। तो आपको मुसलमान को अगर खुश करना है तो इनको खुश कर दीजिए। मामू बनाने का काम इन लोगों का है। जिस दिन ये खुश हो गए, ये आपके हाथ चूमने लगे, ये ऊपर से सारे बुद्धिजीवी और मौलाना ऐसा नरेटिव सेट करेंगे कि जो हमारे शहर स्तर पर पढ़े लिखे वकील हैं, बैंकर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं मुस्लिम, वो अपने आप न्यूट्रल हो जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई, चूड़ी बेचने वाले को मारना है तो खूब मारो, अंडा बेचने वाले को मारना है तो खूब मारो, सब्जी वाले को मारना है तो खूब मारो। कोई तुमसे पूछने नहीं आएगा कि क्यों मुसलमान को मार रहे हो। जिस दिन तुम इन 150 मौलानाओं को और 50 बुद्धिजीवियों को राज स्तर पे सेट कर लोगे, इनकी एनजीओ को पैसा देना शुरू कर दोगे, कुछ मुस्लिम स्टार्स को नेशनल अवार्ड देना शुरू कर दोगे, बस इससे ज़्यादा आपको मुसलमान को खुश करने के लिए इस देश में कुछ नहीं चाहिए। मामू बनाने का काम, पोपट बनाने का काम जितना अच्छा मुसलमान के लिए करता है, उतना गैर मुस्लिम नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी ने यही जिम्मा दे रखा था, मुलायम सिंह ने इन्हीं लोगों को जिम्मा दे रखा था। अब नरेंद्र मोदी अगर चाहते हैं कि भाई ये चिढ़ खत्म हो जाए मुसलमानों की, तो इसी तरह इनको जिम्मा दे दें। 3 महीने में सारी प्रॉब्लम इस देश की एंटी नरेंद्र मोदी कम से कम मुसलमान के एंगल से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये सब मौलाना बिके लोग हैं, इनका ना ज़मीर है, ना इनका ईमान है, ना पढ़ा लिखा है मुसलमान का ज़मीर है, ना ईमान है। 2-2 कौड़ी में ये बिकते हैं, 2-2 कौड़ी में अपना ईमान बेचते हैं। इन्हें कौम से कोई लेना देना नहीं है। तो निशांत सिंह भाई, शायद आप पूरा सेटिस्फाई हो गए होंगे, शायद, कि नरेंद्र मोदी से ये सेक्युलर ताकतें क्यों चिड़ी हुई हैं, ये स्मारक चिड़ी हुई हैं। क्योंकि 90 साल बाद एक ऐसा जनसंघी आया जिसने इस देश की पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज कर दिया, और अपनी शर्तों पर 20 साल से वो सत्ता में बैठा हुआ है। और उस आदमी ने आज तक ऑपोजिशन की शक्ल नहीं देखी है कि ऑपोजिशन में बैठकर लगता कैसा है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। और मुसलमान किस मारे चिढ़ा हुआ है, क्योंकि मुसलमान को ये लगता था कि जब तक हमें कोई घास नहीं डालेगा, जब तक हमें, जब मैं मुसलमान कह रहा हूँ मतलब मुसलमान मठाधीश, ये अब्दुल पंचर वाले को बेचारे को कोई मतलब नहीं है। अब्दुल पंचर वाले को टारगेट करना बंद करो, रहीम ठेले वाले को टारगेट करना बंद करो, समझ गए, उस्मान चूड़ी वाले को टारगेट करना बंद करो। जो वो ऊपर वाले हैं, उन्होंने ही इस कौम का नैरेटिव सेट किया है कि उनको जब घास नहीं डल रही नरेंद्र मोदी से, तो उनको चिढ़ मच रही है। और वो बार बार अहमदाबाद याद दिलाते हैं, गोधरा भूल जाते हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को इस तरह सेट कर लिया, जैसा मैंने बताया है, इनकी एनजीओ को दाम देने शुरू कर दिए, अरे साहब, गुजरात के दंगों का कोई नाम लेने वाला मुसलमान नहीं होगा। यकीन ना है तो करके देख लो, और मस्त मस्त सवाल पूछते जाओ, मस्त मस्त जवाब लेते जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। हाँ जी, तो वीडियो हो चुकी है ख़त्म। ये था एक ठीक ठाक ऑपरेशन जो रिजवान सर ने किया। मैं तो इनकी सारी बातों को ऑपरेशन ही कहता हूँ, क्योंकि ये ठीक ऑपरेशन आजकल कर रहे हैं और इनका ऑपरेशन करना बनता भी है। होता कुछ इस तरह है कि वाकई ही इनकी बातें 100% श्योर और सच्ची हैं। बहुत सारे अपर किस्म के लोग मुस्लिम इंडिया के, वो नीचे वाले लोगों को अपने ज्ञान से, अपनी स्पीच से उनको वर्गलाते हैं और उन्हीं से अपने फ़ायदे लेते हैं। उन्हीं की कुर्बानियाँ देते हैं, उन्हीं को ज़िबा कर देते हैं, उन्हीं को जेल के सलाखों के पीछे भिजवा देते हैं, उन्हीं से रूल को तोड़ा जाता है। वही लोग, वो भोले भाले लोग होते हैं, जब वो ऐसे लोगों को देखते हैं कि ये लोग बड़े बड़े हमारे साथ हैं,
हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई गवर्नमेंट हमारे पीछे आएगी या हमारे अगेंस्ट खड़ी होगी तो एक ठीक ठाक ताकत है हमारे साथ। तो होता कुछ ऐसे ही है जैसे ही कुछ गलत इक़दाम उनसे होता है तो ये बड़े बड़े लोग फिर पर्दों के पीछे होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह के शरीफ किस्म के लोग जो ठेले वाले, चूड़ी वाले या फिर जिस तरह भी चाय वाले या जैसे भी, ये लोग फिर अपने जो किए हुए जुर्म होते हैं उनका निशाना बन जाते हैं। और बाद में इन्हें पता चलता है वो हमसे तो ये गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, ख़ानदान है, तो हम तो कुछ शरपसंद लोगों के पीछे लग के इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं। तो किसी ना किसी हद तक ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज था, बड़ा क्रिएटिव माइंड लेक्चर था। अगर मेरे ख्याल में मोदी जी इस लेक्चर को सुने तो डेफिनेटली वो अमल तो खैर क्या, उन्हें क्या ज़रूरत है किसी, उनके पास अपनी बहुत ज़्यादा तजावीज़ होती हैं, वो खुद बड़े मास्टर प्लानिंग बंदे हैं, वो खुद जानते हैं कि कैसे चलना है, किस तरह ले बातों को, किस तरह जो हमारी गवर्नमेंट है किस तरह स्टेप वाइज आगे निकलना है। ज़्यादातर इन बातों को अगर देखा जाए तो जो मौलाना जो 150-200 की बात की गई उन लोगों के लिए, जो बड़े बड़े वो लोग हैं उन लोगों के लिए ये ज़्यादातर बातें थीं कि अगर वो इसको डीपली सोचें और देखें, फिर अपने गिरेबान में झांकें और फिर वो खुद देखें कि हाँ वाकई ये हमसे हो रहा है और हम ये गलत कर रहे हैं। हम एक ख़ास किस्म का चूरन लेकर बाज़ार में निकलते हैं और फिर वो चूरन आम लोगों को और सादा जी शोर और बहुत ही आम से बंदों को हम वो चूरन चटवाते हैं। जैसे वो चूरन चाटना शुरू करते हैं तो वो हमारे पीछे चलना शुरू कर देते हैं और ठीक ठाक एक गैदरिंग हो जाती है। उस गैदरिंग की आड़ में ये लोग अपना फ़ायदा लेकर साइड पे हो जाते हैं और बहुत सारे उन गरीब गुरबा और बहुत सारे उन सादा लोगों का, जो कोई जॉबलेस है या फिर कोई जैसे भी कह सकते हैं आप हालात, जिनके पास कुछ नहीं है, या फिर वो चंद ऐसे फ़ायदों के जो उन्हें मिलने वाला नहीं है, चंद ऐसे फ़ायदों के लिए जो उन्हें मिलने वाला नहीं है, उसके लिए वो सड़कों पर आ जाते हैं ऐसे ही सुनाकर बातों को, और फिर अपना भी नुकसान कर लेते हैं, अपनी फैमिली का भी नुकसान कर लेते हैं और मुल्क और कौम के साथ गद्दार भी साबित हो जाते हैं। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये सारा कुछ ये कराते हैं। डेफिनेटली इन लोगों को समझ जाना चाहिए, इनको ये बात, जैसे ही इनकी जेबें गर्म होती हैं, इनकी ज़बानें बंद हो जाती हैं, इनकी वो स्पीच जो उन्होंने अपने लेवल से तैयार की होती है, अपनी पढ़ाई से, अपनी नॉलेज से, एजुकेशन से तैयार की होती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, वो स्पीच ये करना बंद कर देते हैं जैसे इनकी जेब में पैसा आता है। तो खुदारा ऐसे लोगों से अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को बचाएं। हमें मुस्लिम लोग भी देखते हैं, तो हम पाकिस्तानी और इंडियन मुस्लिम लोगों के लिए ये मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि खुद देखें, इस बात का खुद तज्जिया करें कि कौन आपका हमायती है, कौन आपकी फेवर कर रहा है और कौन आपके अगेंस्ट जा रहा है, कौन आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, कौन आपको फ़ायदा देना चाह रहा है। हर जी शोर, हर आम फहम और एक जी वकार इंसान इस बात को जानता है कि मेरी अच्छाई किस में है, किस रास्ते में है, और मेरी बुराई किस रास्ते में है, क्योंकि हर इंसान को पता है अच्छे और बुरे का। हमें अपने अच्छे और बुरे का खुद करना चाहिए तज्जिया, खुद हमें अपने अच्छे बुरे रास्ते ढूंढने चाहिए। तो ऐसे लोगों से हमें हमेशा बचना चाहिए। तो अगर किसी बंदे को ये रिजवान सर का लेक्चर अच्छा ना लगा हो तो काइंडली उसके लिए ये है कि वो इसको दोबारा से सुने, बार बार सुने। इसमें एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो मैं जान रहा हूँ, और ऐसे हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग जो इस पॉजिटिव मैसेज को जानते हों या फिर इस पॉजिटिव मैसेज में जो बहुत सारी पॉजिटिविटी है उसको जानते हों, और जानने के बाद इसको बयान भी ना कर सकते हों, क्योंकि हालात ही कुछ इस तरह के मुसलमानों के हो चुके हैं, क्योंकि ये ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और हो रहे हैं। तो हम दुआ गो हैं कि जितने भी लोग हैं इंडिया के मुस्लिम हैं वो सारे वहाँ की सरकार के साथ मुखलस हो जाएं, और उस सरकार के साथ मुखलस होकर अपने हिंदुस्तान और अपने बीवी बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, ना कि ऐसे कुछ बकाऊ लोगों के पीछे लग के अपना और अपने बच्चों का नुकसान करें। तो मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।